वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अपनी जैसा कि आपको पता ही है कि अपनी 2 बुक हो चुकी है, आज हमें थर्ड बुक स्टार्ट करनी है। तो थर्ड बुक हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। रियल की दोनों बुक हो चुकी हैं, आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो अपनी फर्स्ट यूनिट है एनालिटिक फंक्शन एंड CR इक्वेशन, यानी कि कौशी रीमान इक्वेशंस। आज ये वाली यूनिट करेंगे हम। यूनिट नंबर 1 कौन सी है? एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन एंड CR इक्वेशन। ठीक है भाई, कौशी रीमान इक्वेशन। क्लियर है? ये वाली स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन लिखो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, हम प्लस टू क्लास में भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का ना इंट्रोडक्शन पढ़ के आते हैं कि कॉम्प्लेक्स कैसे पढ़ के आते हैं कि जेड एक फंक्शन होता है जो एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखा जाता है। एक्स और वाई अपने पास क्या होते हैं? एक्स और वाई अपने पास रियल नंबर होते हैं। एक जेड का कॉन्जुगेट पढ़ के आते हैं हम, एक्स माइनस आयोटा वाई, आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर देते हैं तो क्या हो जाता है? कॉन्जुगेट होता है। मोड जेड अपने पास क्या होता है? मोड जेड का स्क्वायर इक्वल होता है ना जेड जेड का कॉन्जुगेट, और वो इक्वल किसके होता है? इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का अनरूट, और ये स्क्र दे रखा है तो स्क्र कर दो। अदरवाइज मोड जेड होता क्या है? अगर हमें मोड जेड यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई का मोड, और इसको लिखते हैं हम रियल पार्ट का स्क्र प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्र और पूरे का अनरूट, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस फंक्शन। ये हमेशा मोड वैल्यू जो होती है कैसा होता है? रियल वैल्यूड होता है। इसकी वैल्यू क्या आती है? रियल आती है। तो ये कैसा होता है? रियल वैल्यूड होता है। किसी का कॉन्जुगेट निकालना तो आयोटा चेंज इनटू माइनस आयोटा। एक हम करके आते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा की क्यूब माइनस आयोटा होता है, और आयोटा की 4 अपने पास कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है भाई इतना? चलो लिखो अब नेक्स्ट डेफिनेशन, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है, प्लस टू क्लास तक आता है, तो हम सारा आई होप आप पढ़ के ही आए होंगे प्लस टू क्लास तक का। तो आगे करना है हमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की डेफिनेशन लिखेंगे, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड is equal to x, then z is called complex variable, complex variable। z अपने पास क्या होगा? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा। ऑल्सो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z को क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहेंगे। और ऑल्सो x एंड y आर रियल वेरिएबल, रियल वेरिएबल, क्योंकि x और y किससे बिलोंग करेंगे? रियल वैल्यू से। और z क्या हो गया अपने पास? x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होगा, तो z को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर आ जाए तो आप एग्जाम्पल में लिखना है, जैसे मैंने z इज इक्वल टू लिख दिया 3 + 5 आयोटा, ठीक है, या फिर लिख सकते हो 7 - 5 आयोटा, दैट इज द एग्जाम्पल। ये अपने पास किसके हैं? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में अगर कुछ भी लिखा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है भाई इतना? क्लियर है? नेक्स्ट ये बहुत बेसिक सा है, तो ये सारा सब कुछ लिखना है आपको। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आई थिंक ये सिलेबस में मेंशन होगा, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लेट करोगे, इसमें लेट करोगे w इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, w इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एंड z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये अपने पास b2 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, u प्लस आयोटा वी लिख लिया, और एक हमने कहा x प्लस आयोटा वाई, b2 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, 2 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये अपने पास दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। w इज सेट टू बी, w इज सेट टू बी, जो w रहेगा वो अपने पास क्या रहेगा? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। w इज सेट टू बी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, w इज सेट टू बी फंक्शन ऑफ
कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और इसी चीज को ये भी लिख सकते हो, यहीं पे ये भी लिख सकते हो, W इज फंक्शन ऑफ Z। ठीक है, W इज फंक्शन ऑफ Z होगा if to every value of Z, if to every value of Z, if to every value of Z in same domain, in same domain D, in same domain D, their corresponding one or more value, one or more value of W। ठीक है, देखो क्या दे रखा है अपने पास, हमने सपोज कर लिया कि W और Z अपने पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। क्या कर लिया हमने, W और Z अपने पास दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। W इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, या तो ये कह सकते हो कि W इज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, या फिर ये कह सकते हो W इज फंक्शन ऑफ Z। हम सपोज करके चले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल छोड़ो, W इज सेड टू बी, W इज फंक्शन, छोड़ो, W इज यही लिख लो, W इज फंक्शन ऑफ Z if to every, if to every value of Z in same domain D। डोमेन इन दोनों की क्या है, ये जो हमने ले लिया W और ये ले लिया हमने Z, ये सेम डोमेन ऑफ सेम डोमेन D में से अपने पास जो Z है, टू एवरी वैल्यू ऑफ Z के लिए देयर कोरस्पॉन्डिंग वन और मोर वैल्यू ऑफ W। W की अपने पास या तो एक वैल्यू मिलेगी या एक से ज्यादा वैल्यू अगर W देता है कोरस्पॉन्डिंग टू Z, Z की आप कोई वैल्यू रखोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग W क्या देगा, एक या एक से ज्यादा वैल्यू देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ, उसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है भाई, क्या कह रखा है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहता है W और Z अपने पास दो कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ले लिए, W और Z अपने पास दो कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ले लिए, और Z की कोरस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ, जो Z की कोई भी वैल्यू लेंगे, इफ फॉर एनी वैल्यू या इफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ Z की हर वैल्यू के लिए W की एक या एक से ज्यादा वैल्यू मिल जाए तो उसको, उस W को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलेंगे। यानी कि W को हम क्या बोलेंगे, W इज इक्वल टू, इट इज रिटन एज, कैसे लिखोगे भाई, इसको लिखोगे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में W। ठीक है, यानी कि मैं इसको थोड़ा इरेज करूँ, इतनी समझ में आ गया, हमने W और Z दो कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लेके चले हैं सेम डोमेन D से, W और Z हमने दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ले लिए सेम डोमेन D से, W की Z की एवरी वैल्यू के लिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ Z की हर वैल्यू के लिए W की एक या एक से ज्यादा वैल्यू हमें ऑब्टेन्ड हो, तो दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में W हो जाएगा। तो लिखना कैसे है, ये लिखोगे आप, हमने लिखा कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में W, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू में U प्लस आयोटा बी, और इसको क्या लिखेंगे, U ऑफ एक्स वाई का फंक्शन, आयोटा बी ऑफ एक्स वाई का फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो x और y रियल था, यहाँ पे u और v भी क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, u और v भी क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। ठीक है भाई, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू W, इट इज रिटन बाय दिस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू W, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू W लिखा, z की मैंने वैल्यू पुट कर दी, W प्लस आयोटा भी सपोज किया था वो रख दिया, तो u किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई का, और v भी किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई का, u और v दोनों क्या होंगे, रियल वैल्यूड। तो ये अपने पास, ये इसको क्या बोलते हैं, u वेहर uxy is real part of W and v is imaginary part of
W, ये इमेजिनरी पार्ट होता है W का, और ये U जो है इसको बोलते हैं रियल पार्ट और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द W। क्लियर है भाई इतना? ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लिख लो इसका एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल लिखना है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर, और सेकंड लिखो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में साइन जेड, और लिख सकते हो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की जेड, और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक जेड। क्लियर है? ये 4 एग्जाम्पल लिख लो। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये अपने पास सारे के सारे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होंगे। जैसे z करोगे x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे साइन x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, और यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट एक बार के लिए आगे टॉपिक जो है वो मैपिंग्स है। मैपिंग्स मैं बाद में करवाऊंगी, पहले जो और इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं। लिमिट इन्वॉल्विंग द पॉइंट एट इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट। नेक्स्ट है लिमिट इन्वॉल्विंग द, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आज हम जो मैं पहले करवा रही हूँ उसी पैटर्न से आप करते रहो। ठीक है, क्योंकि आपस में चीजें लिंक्ड है। ठीक है भाई, लिमिट्स क्या था, लिमिट्स इन्वॉल्विंग द पॉइंट एट इंफिनिटी। ये सेम रियल की तरह है। द पॉइंट दोनों तरह के करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमें पहली जो बात है, देखो भाई इसमें क्या होगा, हमें एक तो एट इनफाइनाइट पे हमें लिमिट देखना, और एक लिमिट इन्फिनिटी आ जाती है वो देखना है। एक तो अपने पास क्या देखना, एट इनफाइनाइट पे लिमिट, मैं पहला जो करवा रही हूँ वो करवा रही हूँ लिमिट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया सेम होता है जैसे उसके अंदर होता है। तो अपने पास क्या होगा, लिमिट z टेंड टू z नॉट, लिमिट एट इन्फिनिटी निकालना है ना, तो लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ z इज इक्वल टू, मेरे पास l आ गया। इस l की वैल्यू क्या होगी, अपने पास कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगी। तो यहां से अपने पास क्या कहेंगे, फॉर एवरी zn बिलोंग करेगा डोमेन से, जो किस पे जा रहा होगा, इन्फिनिटी, देन एफ ऑफ zn किस पे जा रहा होगा, l जा रहा होगा। ठीक है, यानी कि आपके पास है फॉर एवरी सीक्वेंस zn जब इन्फिनिटी पे जाएगी तो उसके लिए एफ ऑफ zn किस पे जाएगा, l पे जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि आपको क्या करना है, ये अपनी कोई भी देखो एक फंक्शन होगा f, d अपने पास सबसेट होगा c से c के ऊपर। तो इसको हम ये सीक्वेंस का और समझा देते हूँ। हमने क्या ले लिया भाई, एक फंक्शन ले लिया, हाँ, जो डोमेन d है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या रहेगी, सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है, यहाँ से मेरे पास कोई भी एक सीक्वेंस मैंने उठाई है जो कि zn है, वो किस पे जा रही है, इन्फिनिटी पे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एफ ऑफ zn, वो किससे बिलोंग करेगी, c से, वो किस पे जा रही है, l पे। ठीक है, जैसे अपने पास मैंने एक सीक्वेंस ले ली, जो मेरे पास फंक्शन है वो मैंने एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1/z ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, 1/z, और मैंने एक सीक्वेंस ले ली, यहाँ पे लेट कर लिया मैंने, सीक्वेंस ले ली n। ठीक है, मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लूंगी तो n मेरा किस पे जाएगा, इन्फिनिटी के। लेकिन मैं f ऑफ n निकालूंगी तो मेरे पास 1/n आ जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आएगा, 0, विच इज फाइनाइट। इतनी बात समझ में आ गई, फंक्शन अपने पास ये है तो लिमिट किस पे जाएगी, 0 पे, यानी कि f ऑफ z किस पे जा रहा है, 0 पे, और zn किस पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे। क्लियर हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, ठीक है। दूसरा, लिमिट z टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ z इज इक्वल टू में l डैश विच इज ऑल्सो फाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एवरी सीक्वेंस, फॉर एवरी zn जो है वो टेंड करेगी किसको, माइनस इन्फिनिटी को, देन एफ ऑफ zn किसको टेंड करेगी भी, l डैश को। क्लियर होगा? इसका एग्जाम्पल लिखना चाह रहे हो तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे, यहीं पे करवा देते हो। यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है, ये आ जाएगा, zn जाएगा माइनस इन्फिनिटी पे, फंक्शन को यही रखो। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल -n, ये किस पे जाएगा भाई, माइनस इन्फिनिटी पे। जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगी
तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस 1 में n हो जाएगा, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आएगा, 0 विच इज फाइनाइट। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये थी अपने पास लिमिट एट इन्फिनिटी। अब हमें क्या निकालनी, इनफाइनाइट लिमिट निकालनी है। क्या निकालनी है, लिमिट इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैं यहाँ चेंज कर रही हूँ, आपको दोबारा लिखनी है। यहाँ पे लिमिट एट इन्फिनिटी, अब करोगे इनफाइनाइट लिमिट, इनफाइनाइट लिमिट। अब आपके पास लिमिट यानी कि Zn आपका जाएगा किसी भी a पे, और f ऑफ Zn उसके कॉरस्पॉन्डिंग किस पे जाएगा, इन्फिनिटी पे, यानी कि प्लस माइनस इन्फिनिटी पे। एक बार करेंगे प्लस इन्फिनिटी, इनफाइनाइट लिमिट। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास क्या करना है, चलो दोबारा लिख देते हैं। देखो भाई, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको करना है लिमिट z टेंस टू a f ऑफ z टेंस टू इन्फिनिटी। तो क्या करोगे, फॉर एवरी zn टेंस टू a, तो देन जो f ऑफ zn है वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाए। यानी कि कोई भी आप सीक्वेंस उठाओ जो किसी एक फिक्स्ड यानी कि एक फाइनाइट नंबर को क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो जो भी उसके फंक्शन की जो होगी, फंक्शन जो होगा, फंक्शन की जो सीक्वेंस होगी वो किस पे जाएगी, प्लस इन्फिनिटी पे जाएगी। एग्जाम्पल करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट कर लो जो Zn सीक्वेंस है वो आप सपोज कर लो किस पे जानी चाहिए, किसी फाइनाइट नंबर पे जानी चाहिए। तो लेट अस सपोज दैट कि 1/n है, लेट अस सपोज दैट 1/n है, और जो f ऑफ z है वो मैंने z सपोज कर लिया, f ऑफ z क्या सपोज कर लिया, z। तो ये अपने पास किस पे जाएगी, 0 पे कन्वर्ज करेगी। Zn सीक्वेंस किस पे जा रही है, 0 पे, विच इज फाइनाइट। ये कैसा है भाई, फाइनाइट है। बट f ऑफ Zn देखना, f ऑफ Zn अपने पास क्या होगा, Zn 1/z सपोज कर लो इसको भी, 1 में z, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 1 में Zn। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n। तो किस पे जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किस पे जाएगा भाई, प्लस इन्फिनिटी पे। तो ये अपने पास क्या होगा, ये एक फाइनाइट वैल्यू पे जा रहा था Zn, f ऑफ Zn किस पे जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो ये लिमिट क्या दे रहा है, इनफाइनाइट लिमिट दे रहा है। क्लियर हो गया, यानी कि आपको एवरी सीक्वेंस जो फाइनाइट नंबर पे जा रही है, तो उसके लिए अगर आप उसके फंक्शन की सीक्वेंस देखो तो वो किस पे जानी चाहिए, इनफाइनाइट पे जानी चाहिए। ये नहीं है कोई एक सीक्वेंस। ठीक है, वैसे किसी को गलत प्रूफ करना है तो कोई एक ही एग्जांपल मिल जाए तो मोर देन इनफ होता है। ठीक है, पर अगर सारी की सारी सीक्वेंस इस पे चली जाएगी तो लिमिट एट इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट लिमिट हो जाएगी उसकी। क्लियर हो गया भाई, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या कह रखा है, माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट है माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। फॉर एवरी सीक्वेंस Zn f ऑफ Zn किस पे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो एग्जाम्पल में क्या करोगे, यही रखना है, बस यहाँ पे क्या कर लेना है, फंक्शन चेंज कर दो, 1 में क्या कर लोगे, z कर लोगे। जैसे ही 1/z करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये किस पे चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे। तो लिमिट कितनी आ गई, यहाँ पे अपने पास फाइनाइट लिमिट दे रहा था और यहाँ पे क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है ये टॉपिक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। वैसे मैं रियल में इसको बहुत अच्छे से मतलब डिफाइन कर चुकी हूँ, इस वजह से यहाँ कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा मतलब अच्छे से लिख नहीं रही, बस ऐसे बता रही हूँ क्योंकि ऐसे होएगा। क्योंकि अब अगर वहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है तो आप बहुत अच्छे से, रियल और कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें सेम होती है, बस फर्क ये होता है ये ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता। तो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होगा तो इसमें कोई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसी वजह से अगर आप ये माइनस इन्फिनिटी और वहाँ पे जो मैंने माइनस इन्फिनिटी लिखा था उसको अगर छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी और क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर अपने पास डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। आप माइनस इन्फिनिटी लिखो या इन्फिनिटी लिखो, डजंट मैटर। ठीक है, तो ये मैंने वैसे समझा दिया ताकि आपको रियल में और इसमें कंफ्यूजन ना हो, आप एक जैसा ही समझ के चलो। अगर यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट और एक जो पीछे हमने किया था कि Zn टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ये चीज़ें छोड़ सकते हो, ये दोनों केस यहाँ पे छोड़ सकते हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता, इसी वजह से दो ही केस करने की जरूरत है। इसके दो ही केस इंपॉर्टेंट है। जब Zn इन्फिनिटी पे जाएगा तो f ऑफ Zn किसको जाएगा, एक और लिख लो, जब अपने पास ये जाए कि Zn भी इन्फिनिटी पे जाए और f ऑफ Zn भी इन्फिनिटी पे जाए,
तो क्या होगा, एवरी सीक्वेंस जेड एन टेंस टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ जेड एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। एग्जाम्पल लेना है तो यहाँ पे जेड वन बाई ये जो है जेड एन की वैल्यू कितनी ले लोगे, जेड एन सपोज कर लेना ये सीक्वेंस है, और एफ ऑफ जेड एन, एफ ऑफ जेड तुम सपोज कर लेना जेड है, दोनों क्या आ जाएंगे, इन्फिनिट आ जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। इसमें माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होते, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नो कॉन्सेप्ट। नोट बना के लिख लो ये बात। लिखो इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, नोट लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नो कॉन्सेप्ट, नो कॉन्सेप्ट ऑफ increasing or decreasing, because complex number is not ordered field। ठीक है भाई, ये ordered field नहीं होती है। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है भाई? इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। चले आगे, चले आगे। और तो शायद इसमें कुछ रहता नहीं है, या कुछ रहता है? एक मिनट मैं देख लेती हूँ, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ छूट गया हो कहीं। हाँ, एक चीज हो रहेगी भाई, मैंने ये लिखवा था फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, उसके बाद लिमिट एट इन्फिनिटी। वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर एक चीज रह गई थी, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मैंने लिखवा था फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अपना जो पहला टॉपिक था वो क्या था, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। क्या था, ये था ना, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। उसी के अंदर एक और टॉपिक है, क्या है, सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड फंक्शन। फंक्शन अपने पास या तो सिंगल वैल्यूड होंगे या फिर क्या होंगे, मल्टी वैल्यूड होंगे। फंक्शन अपने पास या तो सिंगल वैल्यूड होंगे या फिर मल्टी वैल्यूड होंगे। दिखाई क्या दे रहा है ये, मुझे लग नहीं रहा दिख रहा है। चलो अब दिखेगा। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कोई बात नहीं, आपने लिमिट एट इन्फिनिटी लिख लिया, उसके बाद ये डालो कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का ही है ये, कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दो तरह से होते हैं अपने पास, एक तो सिंगल वैल्यूड होते हैं और एक मल्टी वैल्यूड होते हैं। सबसे पहले लिखना है सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में क्या कहता है कि if w take only single value for each value of z, for each value of z in domain D, in डोमेन डी। एक चीज बता दूं भाई, जैसे हमने फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यहां से डायरेक्ट ये चीज सबसे पहले लिखनी है कि डी अपने पास सबसेट रहेगा सी से सी के ऊपर। ये अपने पास डोमेन है जो कि सबसेट होगी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की, और इसकी जो अपने पास ये कोडोमेन है ये होगी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ऐसा फंक्शन हम इसमें सबसे पहले सपोज करके चले हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ जेड इन डोमेन डी, इन डोमेन डी, then w क्या होगा, then w is said to be, then w is called single valued complex variable, single valued complex variable। क्लियर हो गया है भाई? मैंने क्या बताया, सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है w अगर अपने पास सिंगल वैल्यू लेता है फॉर ईच z बिलोंग्स टू डी, डोमेन में से कोई भी z उठाओ आप, अगर w उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू देता है तो हम उसको बोलेंगे सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, सिंगल वैल्यू, मैं बार बार इसलिए करवा रही हूँ तुम्हें ये, क्योंकि है ना, जो बच्चों ने मतलब जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक कॉम्प्लेक्स हायर कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा है तो उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट रहेगा। जिन्होंने नेट वगैरह की तैयारी कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन का पढ़ रखा, उनके लिए बहुत ईजी होगा, वो एक बार में कर लेंगे, लेकिन बार बार बोलने से ये चीजें याद हो जाएंगी आपको और फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फिर बता देती हूँ। सिंगल वैल्यूड जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है
वो होता है W अपने पास अगर सिंगल वैल्यू लेता है, यानी कि एक ही वैल्यू लेता है, W अपने पास एक ही वैल्यू ले रहा है, किसके लिए? एवरी Z के लिए। आप कोई भी Z इस डोमेन D में से उठाओ और W की अगर सिंगल वैल्यू आ रही है तो उसको हम बोलेंगे सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। क्लियर है भाई? अब आ गया मल्टी वेरिएबल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अगला आएगा मल्टी वैल्यूड। क्या आएगा? मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। मल्टी वैल्यूड में लिखोगे इफ W टेक वन or more value for each value of Z in domain D, then W is called multi-valued function। क्या बोलेंगे उसको? मल्टी वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जब W एक ही Z के लिए एक से ज्यादा वैल्यू लेता है, अगर अपने पास है किसी भी Z के लिए अगर W एक से ज्यादा वैल्यू लेता है, टू और मोर, वन और मोर नहीं, टू और मोर, या तो दो ले ले या फिर दो से ज्यादा वैल्यू ले ले, तो उसको बोलेंगे मल्टी वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। मैंने बताया, सबसे पहले आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में मैंने कहा था कि जेड आप कभी भी डी से उठाओगे, एफ ऑफ जेड उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी जिसको हम डब्ल्यू कहेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आप एक जेड लेके चलोगे, किससे? डोमेन डी से, उसके कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ जेड मिलेगा जिसको हम डब्ल्यू कहेंगे, और दैट इज कॉल्ड द फंक्शन। उस एफ ऑफ जेड जो जेड होगा दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू। डब्ल्यू को हम क्या कहेंगे? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहेंगे। उसको हमने डब्ल्यू को लिख दिया था u प्लस आयोटा वी। u तो रियल पार्ट था किसका? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, और v अपने पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इमेजिनरी पार्ट था। ठीक है, u और v दोनों एक्स वाई के फंक्शन थे। फिर उसके बाद आपको करना है कि जो ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है ये टू टाइप का होता है, एक तो सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होते हैं और एक मल्टी वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होते हैं। सिंगल वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में ये होता है कि z की एवरी वैल्यू के लिए सिंगल वैल्यू दे w। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ z के लिए अगर w सिंगल वैल्यू देता है, यानी कि f ऑफ z की एक सिंगल इमेज आती है, तो हम कहेंगे उसको कि वो सिंगल वैल्यूड है। और अगर अपने पास किसी भी z के लिए दो या दो से ज्यादा, यानी कि एवरी z के लिए, किसी भी z के लिए दो या दो से ज्यादा अगर अपने पास w की वैल्यू मिल जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी वैल्यूड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलेंगे। इतना क्लियर है भाई? इतना क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट में ये वाला जो कॉम्प्लेक्स का है ना, ये मैं बहुत स्लो करवाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि ना इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है कुछ को। ठीक है, मुझे क्लियर करना है, आप लोगों को ऐसे टपाना थोड़े है। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है भाई? नेक्स्ट है लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, यही होगा शायद। कंटिन्यूटी, लिमिट अब करेंगे लिमिट। ठीक है, लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। नेक्स्ट अपने पास है लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये पता नहीं सारे ही मार्कर खराब हो रखे हैं, क्या हो रखा है? मैं इंक डाल लेती हूँ, फिर रुको 1 मिनट रुक जाओ। देखो भाई, लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर जैसे रियल में होता है वैसे ही होता है, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ ऑफ z। ठीक है, लिमिट है तो ये हो जाएगा लिमिट। अब डेफिनेशन लगा पाओगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की, लगाओ। एफ ऑफ z किसके इक्वल होता है? z टेंड्स टू
जेड नोट हो जाएगा। एफ ऑफ जेड को क्या लिखोगे भाई, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। ठीक है भाई, जेड टेंस टू क्या हो जाएगा, जेड नोट हो जाएगा। क्लियर है, जेड टेंस टू जेड नोट। तो अब इसको क्या करोगे, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट होगा वी ऑफ एक्स वाई। क्लियर है, इतना इतना क्लियर है। अब जेड टेंस टू जेड नॉट अगर करना चाहो तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट वाई टेंस टू वाई नॉट यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट वाई टेंस टू वाई नॉट वी ऑफ एक्स वाई। और यहाँ पे बता दो जेड किसके इक्वल है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और एक्स नोट और वाई नोट किसकी वैल्यू है, जेड नोट की। अगर जेड हमारे पास क्या लेके चलते हैं स्टैंडर्ड, एक्स प्लस वाई है, और जेड नोट लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स नोट प्लस वाई नोट। ये इसको अप्रोच करेगा, रियल पार्ट रियल पे, इमेजिनरी इमेजिनरी पे जाता है, और इस तरह से अपने पास ये होती है लिमिट। लिमिट इस तरह से अपने पास किसी भी फंक्शन की अप्रोच करती है, दैट इज कॉल्ड द लिमिट। लिमिट अगर एफ ऑफ जेड की वैल्यू अपने पास फाइनाइट आती है, इनफाइनाइट आती है, वो हमने कर लिया। लिमिट इन्फिनिटी हमें निकाली है, तो इनफाइनाइट लिमिट, इनफाइनाइट का मैंने बता दिया, फाइनाइट लिमिट आएगी तो जो भी इसके रियल पार्ट की प्लस आयोटा ऑफ इमेजिनरी पार्ट की लिमिट, लिमिट ऑफ रियल पार्ट लिमिट ऑफ इमेजिनरी पार्ट, तो अपने पास रियल पार्ट की प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट की लिमिट लिख दो, तो वो अपने पास क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी फंक्शन की। क्लियर है, एक दो एग्जाम्पल करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो एग्जाम्पल आपको, जैसे मैं एक बार एग्जाम्पल लिख लेती हूँ क्या है। पहला जैसे हमें निकालना है लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट, जेड नोट की वैल्यू हमें 0 दे रखी है और हमें निकालना है जेड बाय में जेड का कॉन्जुगेट। सेकंड एग्जांपल आप लिखोगे लिमिट जेड टेंस टू में 0 पे ही निकालना है जेड का कॉन्जुगेट बाय में जेड। थर्ड आपको निकालना है लिमिट जेड टेंस टू 0 रियल ऑफ जेड बाय में इमेजिनरी ऑफ जेड। फोर्थ आपको लिखना है लिमिट जेड की जगह और भी कुछ कर सकते हो, जेड नोट की जगह जेड बाय जेड का कॉन्जुगेट का स्क्वायर, और आपको निकालना है लिमिट जेड टेंस टू 0, यहाँ भी जेड टेंस टू 0, जेड टेंस टू 0 निकाल सकते हो साइन जेड, साइन जेड। क्लियर है भाई, देखो जेड बाय जेड का कॉन्जुगेट निकालोगे। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जेड अपने पास ये होता है, तो जेड का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, आइटा चेंज इनटू माइनस आइटा, तो ये हो जाएगा जेड का कॉन्जुगेट। अगर जेड अपने पास क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई तो इसमें क्या करना है, 0 पे जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और वाई भी किसको जाएगा 0, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं ना, 0 प्लस आयोटा 0, रियल पार्ट 0 को इमेजिनरी पार्ट 0। जेड को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस आयोटा वाई। इसमें पुट करना भाई, y इक्वल टू एम एक्स पुट कर लो, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 x प्लस आयोटा एम एक्स बाय में अपने पास क्या होगा, x माइनस आयोटा एम एक्स। एक्स को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 1 प्लस एम आयोटा बाय में 1 माइनस आयोटा एम। ठीक है, ये क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डिपेंड किस पे कर जाएगी, एम पे, तो आप क्या लिखोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट क्या नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। इतनी बात क्लियर होगी भाई, इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, तो इसकी लिमिट 0 पे क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर होगा। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्या है, अब ये वाला, ये दे रख, अब अपने पास कौन सा करना है, ये वाला, इसमें दे रखा है अपने पास वही लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, y टेंस टू 0 हो जाएगा। z के कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हो, x माइनस आयोटा y, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y। यहाँ भी पुट करोगे क्या, y इक्वल टू एम एक्स पुट कर लो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा एम एक्स बाय में x प्लस आयोटा एम एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा एम बाय में 1 प्लस आयोटा एम। इसकी भी लिमिट क्या आ जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, क्या आ जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर होगी या नहीं हुई बात, क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। लास्ट जो नेक्स्ट है
वो अपने पास आएगा रियल पार्ट। भाई एक चीज का ध्यान रखना, अगर कभी भी रियल पार्ट ऑफ जेड आपसे कोई पूछता है तो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है अपने पास रियल पार्ट ऑफ जेड। तो जेड का रियल पार्ट क्या होता है अपने पास, देख जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका रियल पार्ट ये होता है, इमेजिनरी पार्ट ये होता है। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या आएगा जेड का, वो यू का नहीं पूछ रहा, यू का रियल पार्ट, वो डब्ल्यू का रियल पार्ट नहीं पूछ रहा तो यू हो जाएगा, लेकिन वो जेड का पूछ रहा है तो एक्स हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट वाई होता है, तो लिख दो यहाँ पे रियल पार्ट क्या होगा एक्स, वाई में वाई, और लिमिट क्या हो जाएगी एक्स टेंस टू जीरो, वाई टेंस टू जीरो, इसमें भी पुट कर दो भाई, y इक्वल टू एम एक्स पुट करना जरा, तो क्या आ जाएगा x बाय में एम एक्स, लिमिट x टेंस टू जीरो, y तो है ही नहीं तो x क्या होगा जीरो, तो यहाँ x से x कैंसिल क्या आ गया 1 बाय में m, और लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ से वो तो खत्म होगा ना y तो, ठीक है। तो इसकी भी लिमिट क्या आ गई डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि m की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट लिमिट देगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर बात है भाई, इतनी यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर आता है जेड बाई जेड कॉन्जुगेट, भाई इसके अंदर क्या बनेगा, सेम एग्जांपल है पीछे वाला, क्या बन जाएगा 1 प्लस आयोटा एम बाय में 1 माइनस आयोटा एम का होल स्क्वायर, इसकी भी लिमिट क्या आएगी डज नॉट एग्जिस्ट। साइन जेड, जेड इज इक्वल टू जीरो पे लिमिट कितनी आएगी जीरो, साइन जेड की करोगे एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो, और अपने पास साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी अपने पास जीरो, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और कितनी आएगी जीरो, इन सब की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया है, आई होप अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा लिमिट का कॉन्सेप्ट। इतने सारे एग्जाम्पल करवा दिए, अब तो क्लियर हो गया होगा ना, अगर फिर भी ना हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, ठीक है। अब यहीं से लिमिट का कॉन्सेप्ट आ गया है, उसके बाद हमें करना है कंटिन्यूटी, क्योंकि लिमिट के बाद रियल में भी हमने यही किया था, पहले मैंने लिमिट करवाया था, फिर मैंने कंटिन्यूटी, पहले बेस तैयार किया, फिर लिमिट करवाया, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, पहले लिमिट, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, फिर आएगा एनालिटिक फंक्शन। क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट अपने पास है, मैं सिलेबस में से ही करवा रही हूँ, कहीं आप ये सोचो कि सिलेबस से बाहर कोई टॉपिक ऐसा नहीं करवाऊंगी जो सिलेबस से बाहर होगा, ठीक है। लेकिन सिलेबस का कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे भी नहीं, सारे टॉपिक कवर करेंगे। अपना बेशक सिलेबस निकलवा लो आप, जो डीयू में मेंशन है वही सिलेबस है, सिर्फ टॉपिक के यूनिट के नाम दे रखे हैं सिलेबस में, लेकिन आप डीयू में डीयू का जो सिलेबस है वो निकलवा लो, उससे आप मैच करना, जो जो उनके सिलेबस में मेंशन है मैं वही करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी, नेक्स्ट अपने पास क्या आता है कंटिन्यूटी, भाई सेम रियल की तरह चलेगा कंटिन्यूटी भी, ठीक है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में हमें क्या करना है एफ ऑफ जेड, आपके पास पहले तो पता होना चाहिए आपको, एफ एक फंक्शन दिया होगा जो डोमेन डी सी से कहाँ पे होगा सी पे, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड जो बनेगा, जेड हम कहाँ से लेंगे डोमेन डी से लेंगे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या था यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। क्लियर हो गया, यू एक्स वाई वी एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस होगा, इज कॉन्टिन्यूअस एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, कॉन्टिन्यूअस होगा एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, यानी कि एक्स नॉट वाई नॉट पे, इफ एंड ओनली इफ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इफ एंड ओनली इफ यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई बोथ कॉन्टिन्यूअस। अगर उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट कॉन्टिन्यूअस है तो एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूअस है, और अगर एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको चेक करना है एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूअस है तो आप चेक कर लो कि उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट कॉन्टिन्यूअस है तो एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूअस है तो रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे कॉन्टिन्यूअस होंगे। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है, करें फिर चेक। अच्छा, एल्जेब्रा जो रहेगा कंटिन्यूटी का वही रहेगा, लिमिट का एल्जेब्रा भी वही रहेगा, एक नोट बना के लिख लो पीछे वाले में भी कि एल्जेब्रा ऑफ लिमिट इज सेम एज दैट ऑफ रियल, और कंटिन्यूटी में भी ऑल रिजल्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब एक नोट और लिख लो, फिर एग्जांपल करेंगे इसके, नोट लिखो, ऑल रिजल्ट ऑफ continuity, all result of complex continuous function, complex continuous function is same as or same as
are same as of real function, real continuous function, real continuous। ठीक है भाई, रियल कॉन्टिन्यूस फंक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वही कॉम्प्लेक्स के अंदर भी लगते हैं, दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो रिजल्ट रियल के लिए ट्रू है वो कॉम्प्लेक्स के लिए भी ट्रू होंगे। बस फर्क इतना होता है, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जो मैंने लिमिट में बता दिया आपको। क्लियर हो गया? चलो अब करें फटाफट एग्जाम्पल, जिससे क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से क्लियर होने वाला ही टॉपिक है। एग्जाम्पल भाई फर्स्ट है अपने पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। चलो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, क्या लेना है? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड। सेकेंड एग्जाम्पल वही ले लेते हैं जो लिमिट में लिए थे, हमने ले लिया कि लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो पे ले लेते हैं। क्या हो जाएंगे अपने पास? जेड बाई जेड का कॉन्जुगेट। थर्ड अपने पास क्या है? लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, जेड का कॉन्जुगेट बाई में जेड। और फोर्थ हमने ले लिया लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जेड लेना था। जीरो पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है? एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड मैंने ले लिया साइन जेड, एट जीरो पे चेक करना है, ठीक है? एट जीरो, ठीक है? हमें किस पे चेक करना है? जीरो पे चेक करना है, ठीक है? जीरो पे पहले ये बताओ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड जो रहेगा एट जेड इज इक्वल टू जीरो। पहले तो हमें बताना क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल, ये पोलिनोमियल फंक्शन होता है। अगर रिजल्ट सेम होते तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? रियल में कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये अपने पास क्या होगा? ये तो एवरी रियल नंबर पे तो होता ही है, तो एवरी कॉम्प्लेक्स पे भी होगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? कोई भी पोलिनोमियल आ जाए, यहाँ पे अपने पास ये क्या दे रखी है? ये 1 डिग्री की पोलिनोमियल दे रखी, कोई भी पोलिनोमियल आ जाए हमेशा कॉन्टिन्यूअस हो। जेड बाई जेड कॉन्जुगेट की तो हमने कहा था लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट does not exist at z is equal to 0. This implies that f of z is not continuous at z is equal to 0. मैंने वही एग्जाम्पल इसलिए लिखे है ताकि मैं ये बता सकूं कि ये नहीं होते तो रियल से आप कनेक्ट कर पाए। इसकी लिमिट अपने पास डज नॉट एग्जिस्ट, वहां बताया था बहुत अच्छे से, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। भाई जिसने रियल की वीडियो नहीं देखी, पहले रियल की वीडियो देखो, फिर अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है? तो अपने पास क्या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइज दैट दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा? नॉट कॉन्टिन्यूअस एट जेड इज इक्वल टू जीरो। इन सिमिलर वे साइन जेड का करोगे तो क्या होगा? साइन जेड की लिमिट भी एग्जिस्ट करती थी, और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन देयर डोमेन साइन जेड तो अपने पास एवरी उस पे होता है, रियल नंबर पे होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी होता है, क्योंकि इनके रिजल्ट सेम होते हैं। तो ये अपने पास क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। साइन जेड आ जाए, कोस जेड आ जाए, ये क्या होते हैं? ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है? टेंजेंट आ जाए, सीकेंट आ जाए, कोसिकेंट आ जाए, टेंजेंट कोट सीकेंट और कोसिकेंट जो होते हैं सिर्फ उनके डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और उनके डोमेन पे उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है? और कहीं पे उनकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो कॉन्टिन्यूअस कहाँ से होगी? ठीक है भाई, क्लियर हो गया? दोबारा बताऊं, साइन जेड कोस जेड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या होता है? देखो साइन जेड आ जाए, या फिर आपके पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में कोस जेड आ जाए, या एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की जेड आ जाए, या फिर आपके पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक जेड आ जाए, या फिर अपने पास साइन हाइपरबोलिक जेड आ जाए, ठीक है? या आपके पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में साइन ऑफ ई की पावर जेड आ जाए। ये सारे के सारे जो होते हैं ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पे इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पे इनके ये जो होते हैं कॉन्टिन्यूअस होते हैं, जो मैंने ये वाले एग्जाम्पल लिखे हैं अभी, ठीक है? फिर उसके बाद आता है कि जो टेंजेंट आ जाए, अगर आपके पास एफ ऑफ जेड मान लेते हो टेंजेंट दे दिया जाए, टेंजेंट जेड, हमें पता है टेंजेंट जेड 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे तो रियल में ही नहीं होता। जो चीज रियल में नहीं होती वो कॉम्प्लेक्स में कैसे हो सकती है? तो ये चीज अपने पास क्या कहेंगे? टेंजेंट जेड जो हो उसके डोमेन के ऊपर कंटिन्यूअस होता है और उसके डोमेन पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे इसकी ना तो लिमिट एग्जिस्ट करती है ना ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। सिमिलरली सीकेंट एक्स आ जाए, कोसिकेंट एक्स आ जाए, कोट एक्स आ जाए, वो सारे के सारे क्या करते हैं? ऑन देयर डोमेन उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और उनकी डोमेन पे ही क्या होता है? वे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। उसके डोमेन के बाहर ना उनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है ना वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, कुछ और एग्जांपल करने हैं कंटिन्यूटी पे। अगर ये आ जाए पी जेड बाई में क्यू जेड, तो ये ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, बस एक्सेप्ट जो क्यू ऑफ जेड है, क्यू ऑफ जेड
इज इक्वल टू 0, उन सारे के सारे पॉइंट को छोड़ देंगे जहाँ पे क्यू जेड 0 होता है। टी जेड बाई में क्यू जेड क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। साइन जेड, कोस जेड, टेंजेंट जेड, ये मैंने बता ही दिया। साइन जेड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पे होते हैं, कॉस जेड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। और ये अपने पास फंक्शन है, ठीक है। फिर अपने पास आता है साइन जेड हो गया, कोस जेड हो गया, ई की जेड आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास साइन हाइपरबोलिक जेड आ जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कोस हाइपरबोलिक जेड आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास आ जाता है ये एफ ऑफ जेड है, ये कंटिन्यूटी है, ठीक है। अगर आपके पास आ जाए टेंजेंट जेड आ जाए, कोट जेड आ जाए, सीकेंट जेड आ जाए, कोसिकेंट जेड आ जाए, तो ये किस पे होता है, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। किसको हटा देंगे, 2n+1 पाई बाई 2 को हटा दो, z इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। कोट आ जाए ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, n पाई को हटा दो। सीकेंट आ जाए तो किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस कहाँ पे होता है, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, 2n+1 पाई बाई 2 हटा दो, ठीक है। कोसिकेंट में क्या है, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर n पाई को हटा दो, ठीक है। ये सारे के सारे अपने पास इन पॉइंट्स के ऊपर जो ये पॉइंट आपको छोड़ने हैं, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे होगा इन पॉइंट्स को छोड़ के। क्लियर है भाई, ये था अपना कंटिन्यूटी। अब नेक्स्ट जो होगा वो होगा डिफरेंशिएबिलिटी, उससे रिलेटेड फॉर्मूले, CR इक्वेशन, सफिशिएंट कंडीशन, एनालिटिक फंक्शन एंड देयर एग्जांपल्स, ठीक है भाई। ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही करना है, ठीक है। इसको बार बार 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी थोड़ा सा आपकी कमांड बढ़ेगी और आगे समझ में आएगा, ठीक है भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।